जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से एग्रीकल्चर के हर एक सेक्टर को छुआ है। अगर मैं क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो उन्होंने यूजी अपने पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, पीएचडी फ्रॉम आईसीआर आईआईटी न्यू दिल्ली से। अगर मैं एग्जाम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड, एएसबीआर नेट क्वालिफाइड एंड गेट क्वालिफाइड। और मैं इनके लीडरशिप ग्राउंड के बारे में बात करूं तो पीजी एसएसयू, एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईसीआर आईआईटी न्यू दिल्ली, और बहुत सारे महिंद्रा एमएनसीज कंपनी में काम किए हुए हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रदीप राजपूत सर। हमने 8th कर लिया, 9th कर लिया, 10th पास कर लिया, अब हमें क्या करना है? अगर हमें लगता है कि हम टैलेंटेड हैं तो या तो मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे। आर्ट साइड कोई जाना नहीं चाहता, हमने ये सोच के रखा है आर्ट साइड तो उनके लिए जो किसी काम के नहीं है कि नहीं? अगर आपने 10th और 11th में मैथ्स या बायो लिया है तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? कोई भी व्यक्ति अभी तक जॉब करके बड़ा आदमी नहीं बना है, जिसे बोलते हैं ना कि हाँ करोड़पति बन गया है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप अप्लाई करो, गवर्नमेंट आपको 5 लाख तक का ग्रांट देगी। उसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टार्टअप कितने हैं, कितने लोगों को ग्रांट मिला है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने अब तक मोर देन 800, एक प्रोफेसर थे वो बोले थे, क्योंकि मैं गाँव से आया था तो ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं था, हर चीज की जो होता है, तो वो देख के बोला तुम तो फर्स्ट ईयर ही पास नहीं कर पाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होकर ड्रॉप हो जाओगे, चले जाओगे छोड़। पेरेंट्स हमेशा आपको भला चाहते हैं। बहुत दिनों बाद ये चीज रियलाइजेशन हुआ मेरे को, आपके जिंदगी में एक अनकंडीशनल लव है तो आपके माँ बाप ही हैं, और आपको जो भी बोलते हैं अच्छे के लिए करना चाहिए। लेट्स वेलकम सर। तो सर कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी सर बहुत बढ़िया, और थैंक यू सर फॉर कमिंग इन पॉडकास्ट और एसपी मैन यूथ गाइडेंस टॉक पे एंड एपिसोड नंबर 2। एंड सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपने सर बहुत मेहनत किया, बहुत डेडिकेशन के साथ आपने अपनी जर्नी पूरी की है। एंड जब मैं सर के बारे में जाना, मैं कहूँगा आप सभी सर के बारे में जाने जितने लोग वीडियोस आज देख रहे हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आईसीआर के अंडर में 100 इंस्टीट्यूट है एंड 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन 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 हमारे सर आईसीआर के अंडर में 100 इंस्टीट्यूट में सबसे पहला यूनिवर्सिटी पंतनगर की यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और आईसीआर की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज आईआईटी न्यू दिल्ली है। लेकिन सर ने वहाँ पे दोनों में पढ़ाई की है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने डेडिकेशन, कितना हार्डवर्क के साथ कंप्लीट। तो चलिए जानते हैं आज सर के बारे में, सर की जर्नी को लेके। तो सर आपसे पहला क्वेश्चन मेरा, आपकी जर्नी पंतनगर से लेकर आईसीआर आईआईटी न्यू दिल्ली तक कैसे रही? अच्छा, जर्नी मेरी तो एक्चुअली अगर मैं शुरू करूं तो मैं यूपी के एक छोटे से गांव से आता हूं और मेरे पिताजी किसान हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है, बोलते हैं कि 5 तक, कक्षा 5 तक वो गांव में ही हुई है। उसके बाद कक्षा 5 के बाद कोई अच्छा सा स्कूल नहीं था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बुआ के यहाँ रखा, जहाँ से मैंने 12th स्टैंडर्ड पास की है। उसके बाद क्या था कि मौसी की लड़का है, वो उस समय आईआरआई से पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप ना, अगर आपके पास कोई और स्कोप नहीं है तो गवर्नमेंट सेक्टर है जो एग्रीकल्चर में कंपटीशन कम है और गवर्नमेंट जॉब का स्कोप अच्छा है। तो उनकी वजह से फिर उन्होंने मुझे आईसीआर का फॉर्म भराया, मैं फिर एग्जाम दिया, फिर मैं पंतनगर चला गया। पंतनगर से मैंने अपना यूजी कंप्लीट किया। तो यूजी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कंपटीशन का बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि माहौल है। वहाँ हर स्टूडेंट चाहता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुँचे मास्टर्स के लिए। तो फिर हमने भी तैयारी शुरू की और फिर हमने मास्टर्स आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट किया है। फिर अब आईआईटी से कंप्लीट कर लेते हो तो आप नहीं चाहते हो कि आपके अपने कॉलेज से नीचे वाले कॉलेज में रैंकिंग बेस पे जाया जाए। तो फिर वही है कि फिर सोचा कि हाँ, जो पीएचडी है वो आईआरआई से की जाए, क्योंकि वो मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज है ना एग्रीकल्चर में। तो इसलिए मैंने फिर आईआरआई से पीएचडी कंप्लीट की। काफी इंस्पायरिंग है सर, कि जब भी मैं भी एग्रीकल्चर के एडमिशन लिया तो मेरे पापा कहता है कि जैसे मैं कटक से हूँ, तो आईआरआई कटक वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो मतलब ये रहता है कि ड्रीम की हाँ चलो आईआरआई कहीं मिल जाए। वो मिलने दूर की बात है, मैं उतना नंबर रहे भी नहीं अच्छे से। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं भी कई तैयारी, कोई एग्जाम की तैयारी, मैं असफल रहा तो फैमिली के रिएक्शन काफी डाउन होते हैं कि हाँ यार बच्चे को बढ़ा रहे हैं, नहीं हो पाता है। तो सर मैं पूछना चाहूंगा आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, इतने सारे जगह काम किए हैं, और फैमिली रिएक्शन आपको क्या, मतलब आपको सपोर्ट किए या फिर कोई चैलेंजेस फेस हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सक्सेस हो। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं उनका बच्चा फेल हो, ठीक है। और इसी चक्कर में जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आगे बढ़ते हो, तो अगर आप सक्सेस होते जाते हो तो
क्या होता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। जब आप फेलियर होते हो तो एक्चुअली पेरेंट्स उतना बुरा नहीं मानते, उनको लगता है कि ठीक है बच्चा फेल हो गया, अगली बार कुछ ना कुछ कर लेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका सोसाइटी और आपका जो समाज है वो आपके पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि देखो आपका बच्चा फेल हो गया, उसने पढ़ा नहीं होगा, या फिर वो बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, अय्यासी कर रहा होगा, कुछ और कामों में लग गया होगा। तो क्या पेरेंट्स को लगता है कि यार ये मेरे बच्चे की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। इस चक्कर में पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा बच्चों को डांट देते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है। ऐसा नहीं, 90% पेरेंट्स सपोर्टिव ही होते हैं। मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी तो किसान हैं। उनको लगता था कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है। तो जब मैंने यूजी किया तो वो बहुत खुश हुए कि हाँ पन्नागर से फिर मास्टर्स कर लिया, फिर पीएचडी कर लिया। तो ये तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मतलब ऐसा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बीच में पैदा किया कि जिससे लगे कि नहीं पेरेंट्स बहुत प्रेशर दे रहे हैं। अच्छी बात है सर, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है, हर कोई सेम नहीं हो पाता है। नहीं, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने एम्बिशंस, अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। ये बात है सर। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों पे पीयर प्रेशर ज्यादा आ जाता है। जिससे क्या होता है कि पेरेंट्स को कुछ लगता है कि ये होना चाहिए। वो पेरेंट्स का अपना थॉट है, उनका एम्बिशन है। वो सोचते कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो मेरा बच्चा करेगा। हो सकता है बच्चा तक उस चीज में इंटरेस्टेड ना हो, उसके करने का मन ना हो, तो पेरेंट्स पर प्रेशर देते हैं क्यों नहीं करना चाह रहे। तो वहां से पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों पे आता है। जब पेरेंट्स के खुद के एम्बिशन नहीं होते, वो खुद की अपने बर्डन्स जो होता है, उनके जो बहुत सारे गोल्स होते हैं बच्चों पे नहीं डालेंगे ना, तो बच्चों पे प्रेशर नहीं आएगा। नहीं सर, ये चीज़ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे आगे बढ़ो। यही तो यही मेन चीज़ रहता है। तो एक चीज़ इससे से हट के थोड़ा सा मैं सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर जो IIT जेई हो गया, नीट हो गया, या कोई डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट एग्जाम्स में चले जाते हैं ड्यू टू प्रेशर कहें, या कोई प्रॉपर गाइडेंस ना मिला हो। उस चीज़ को सर आप कैसे क्या कहेंगे? मतलब कि बहुत सारी चीज़ दुनिया में होती है। मैं खुद सर मैं बताऊं अपने बारे में, मैं खुद सर 2 साल ड्रॉप लिया नीट के लिए। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरे यहाँ पे प्रॉपर एडमिशन कराया है BSc एग्रीकल्चर के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरा भी करियर डिसाइड नहीं हो पाया अच्छे से कि 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर मैं इससे आपसे जानना चाहूँगा, जो आज 12th के बच्चे देख रहे होंगे मान लीजिए, तो उनको एक कैसा एडवाइस देंगे कि आप यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता, कुछ प्रेशर आता ना, तो पेरेंट्स पे ब्लेम करता है। लेकिन अगर आप बच्चे के पीछे बैकग्राउंड में जाया जाए, तो आपने जैसे 8th पास किया, 10th पास किया, 90% बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। ये बात ट्रुथ है सर, नहीं पता होता। हमने 8th कर लिया, 9th कर लिया, 10th पास कर लिया, अब हमें क्या करना है? अगर हमें लगता है कि हम टैलेंटेड हैं तो या तो मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे। आर्ट साइड कोई जाना नहीं चाहता, हमने ये सोच के रखा है आर्ट साइड तो उनके लिए जो किसी काम के नहीं है कि नहीं है? अगर आपने 10th और 11th में मैथ्स या बायो लिया है तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं आगे जाके? या तो आपको अगर जो हायर उसमें जाओगे तो अगर अगर बायो है तो नीट के थ्रू आप MBBS BDS करोगे, या फिर आपने मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग करोगे। हाँ, ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए हैं। तो फिर आप कहते हो कि पेरेंट्स से प्रेशर डालते। पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालते। आप जिस डिसिप्लिन में हो, आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए हो, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उसमें बिल्कुल हाईएस्ट पहुंचो। क्योंकि कभी आपने सोचा है कि आपको 10th के बाद क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है? मैं आपसे पूछा, आपने कभी सोचा है कि नहीं अभी मुझे इकोनॉमिक्स में ये सही लगता तो मैं फाइनेंस की तरफ जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा मैंने सोच नहीं पाया। जब 10th में पढ़ा था तो क्या हुआ कि सर मैं अपनी सीन बता रहा हूँ चीज। जब मैं 10th पास आउट हुआ तो मेरे मैथ में 80 मार्क्स थे, जो कि मेरे लिए कम थे। तो मेरे साइंस में 96 मार्क्स थे। उसकी कहानी अलग है थोड़ी सी, तो मैं बताऊंगा बाद में। तो क्या हुआ कि सर कि उस टाइम चीजें ऐसा लगी, अरे नहीं साइंस बहुत अच्छे मार्क्स है, बायोलॉजी उठा लेते हैं। तो मैं उठा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उठा लिया। फिर उसका कोई डिसाइड नहीं, फिर बायोलॉजी लेकर पढ़ता पढ़ता चला गया। 12th में आया कि अब बेटा नीट तैयारी करो। देखो आप वही हुआ ना आपके साथ, आपने 12th पास किया नीट से, सॉरी बायो से। तो आपके पेरेंट्स ने बोला ठीक है नीट है, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। फिर आप बोले कि मैं बच्चे, पेरेंट्स प्रेशर देते हैं। अगर पेरेंट्स आपको कंप्लीटली फ्री छोड़ दे जाओगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना चाहोगे लाइफ में। तो पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो आपकी सक्सेस को अपना
एक रेस्पेक्ट है, अपना ईगो मान के चलें कि नहीं, अगर बच्चा सक्सेस नहीं हुआ इसमें तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी या मेरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, वो एक नहीं होना चाहिए ऐसा। हालांकि 90% जो पेरेंट्स है वो हमेशा बच्चे का भला ही चाहते हैं। नहीं, बात सच है कि पेरेंट्स हमेशा आपको भला चाहते हैं। आप कुछ भी करो। मैं एक चीज़ और है, मैं जब बहुत दिनों बाद ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ मेरे को कि आपकी ज़िंदगी में एक अनकंडीशनल लव है तो आपके माँ बाप ही हैं, और आपको जो भी बोलते हैं वो अच्छे के लिए करना चाहिए। वो करते हैं कि उनसे सच्चा आपको कोई नहीं जानता, उससे है सच में उनसे अच्छा कौन जान सकता बचपन से। तो वो आप जानते हैं कि वो वही आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, बाकी दुनिया में कोई नहीं। ये ट्रूथ ये है, तो है, मानना हार्श पड़ेगा। ट्रूथ है। तो सर एक सवाल और भी कि बहुत लोगों की जिंदगी में फेलियर मोमेंट्स आते हैं, आपके भी आए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे हुए होंगे सीन। तो मैं चाहूंगा सर आप चीजें शेयर करें कुछ अपना फेलियर मोमेंट्स जो इंस्पायर करे हमें। हाँ, मैं तो बस एक दो मोमेंट्स आते हैं। जैसे क्या हुआ कि जब मैं पन्नगर में एडमिशन लेने वाला था, तो पन्नगर से पहले मैंने जबलपुर में एडमिशन लिया था JNK में। तो मैंने वहाँ जैसे ही एडमिशन लिया तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, वो बोले थे, क्योंकि मैं गांव से आया था तो आप देख सकते हो कि बहुत सारा ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं था, हर चीज की जो होता है। तो वो देख के बोला बोला तुम तो फर्स्ट ईयर ही पास नहीं कर पाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होके ड्रॉप हो जाओगे, चले जाओगे छोड़ के। तो बहुत बुरा लगा, मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने लगा कि पन्नगर में मेरा एडमिशन हो गया था, तो फिर मैंने जबलपुर छोड़ दिया। मैंने बोला कि अब मैं पन्नगर में जाऊंगा और मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे फेल नहीं होना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके पास होना है, और वो मैंने किया। ये है मतलब फोड़ने वाला सर सीन। हाँ है, क्योंकि अगर आपको, आप गांव से आए, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि हम हिंदी मीडियम के होते हैं, सडन आप किसी ऑनर्स डिग्री में जाते हो कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है, तो ये रियली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको सडन हिंदी से इंग्लिश में चेंज हुए हो, और फिर आपको पूरा पढ़ना भी इंग्लिश में ही है। समस्या प्रॉब्लम आती है, बहुत समस्या आती, क्योंकि हमारे लिए जो डिग्री हो जाती है वो कक्षा 1 हो जाती है, क्लास 1, क्यों हमें हर चीज पढ़ना पड़ता है। आप तो हमेशा जैसे CBSE ICSE बोर्ड्स वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उन्होंने फोर्स को फोर्स ही पढ़ा है। हमने बल पढ़ा है, बल बल से फोर्स में आए हैं हम, ठीक है। मेहनत ज्यादा है इसमें है, आपने गति पढ़ा है, हमने स्पीड पढ़ा है। समझ रहे, आपने स्पीड पढ़ा होगा, हमने गति पढ़ा है, हमने वेग पढ़ा है, आपने वेलोसिटी पढ़ा है। हमारे लिए तो सब नया हो गया ना पढ़ना। जैसे हम शुरू में बचपन में सीखते कि हाँ बनाना मीन्स केला, वैसे हमें भी पढ़ना पड़ता था वेलोसिटी या वेग। तो रियली डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी उसको ओवरकम तो करना ही है, क्योंकि फेल हो नहीं सकते। फिर भी सर आप IRI ICR IIT खड़गपुर फिर भी फोड़, ये वो बहुत एक टीचर कहे मतलब बहुत अच्छा मोमेंट है। मैं एक्चुअली मैं समझता हूँ जो भी लोकल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, जिनका किसी स्टेट मीडियम में है, मतलब किसी का बंगाली है, किसी का गुजराती है, किसी का हिंदी है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ऑनर्स की डिग्री में। नहीं बट ट्रुथ है, मैंने भी, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं, जो यहाँ से UP कैटेट से एडमिशन लिए हिंदी मीडियम के थ्रू। इन जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे एक चीज लगता है कि हाँ इंग्लिश में प्रॉब्लम शायद होती है, मतलब काफी लोग, बहुत सारे मैं देखा हूँ एग्जाम्स में भी हिंदी में लिखते हैं स्टार्टिंग फेज में, अभी तो मे भी सब लिखते होंगे। अब वो धीरे धीरे सीख जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती जो शुरू से ही इंग्लिश में पढ़ते आ रहा है। CBSE बोर्ड का कम्पीट हम नहीं कर पाएंगे राइटिंग स्किल में। ये बात सच है कि CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि उन्होंने शुरू से उसी में पढ़ा, स्टार्टिंग में क्लास 1 भी इंग्लिश मीडियम से हुई है। हमें सीखना पड़ता है, हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, तब भी हम, क्या होता है कि हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कर पाते जितना पिछले 10 साल में किसी व्यक्ति ने जो सीखा, हम उसको बीट कैसे कर देंगे 1 या 2 साल में। चेंजमेंट लगता है टाइम, यही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सर एक सवाल और, मैं भी कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ, तो एक मेरे साथ अभी एक सीन चल रहा है, मैं पढ़ाई भी फोकस करूँ, मेरे घर वाले कहते हैं तुम पढ़ाई फोकस करो, एकेडमिक्स फोकस करो, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, या फिर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस करो। मुझे सर डाउट है तीनों, मतलब क्या करूँ मैं मतलब मेरा सीन अभी अलग चल रहा है थोड़ा। अच्छा समझ गया। क्या होता है कि जैसे आप कॉलेज पहुंचते हो,
तो पेरेंट्स को लगता है, जैसे आप कॉलेज पहुंचोगे पेरेंट्स से बोलेंगे हाँ किसी भी फालतू काम में मत भटकना, पढ़ाई में ध्यान फोकस रखना हमेशा, यही बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन कॉलेज क्या है, कॉलेज एक कॉम्बिनेशन है आपकी पढ़ाई का, एक्स्ट्रा करिकुलर का, सबसे मिलने जुलने का, मौज मस्ती का, एकेडमिया का। ठीक है, इसका एक होता है कि जैसे जो नॉर्मल चलता है क्या होता है 75-25, 75% आप अपना एकेडमिया में ध्यान दो और 25% आप एक्स्ट्रा करिकुलर में। एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही आपको क्या सॉफ्ट स्किल डेवलप कराएगी। आपका अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से होगा। अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका स्टेज फियर कम होगा, आपको कहीं भी अपने आप को एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है आपके कांटेक्ट अच्छे बनेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आएगी। काफी कुछ डेवलपमेंट होते हैं सर एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल 80% सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से ही डेवलप होते हैं। और उसके अलावा आप क्या, कॉलेज में जो सबसे जरूरी है वो है कनेक्शन बनाना, क्योंकि जो आपके कॉलेज के कनेक्शन है वो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। लाइफ टाइम आप अपनी सीनियर से मिलो, जूनियर से मिलो, अपने प्रोफेसर से मिलो। अगर आपको पूरी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ खड़े होंगे। कभी ऐसा मत हो कि किताबी कीड़ा बन जाओ, रूम से निकल ही रहे, ये गलत है। ऐसा काफी बच्चे हैं, मतलब नहीं वो कभी काम नहीं आएगा। देखो पढ़ाई आपकी एकेडमिया ठीक है, आप अकेले एकेडमिया को मैनेज करके पूरी लाइफ मैनेज नहीं करते, आपको सोशल लाइफ भी बहुत जरूरी है। बच्चे हमेशा डिप्रेशन में इसलिए जाते क्योंकि वो सोशल लाइफ छोड़ देते हैं। तो सर नेक्स्ट सवाल है आपसे कि आज मैं भी सर 4th ईयर पास आउट करूंगा तो सबसे दिमाग में एक चीज आता है कि प्राइवेट सेक्टर चुने या गवर्नमेंट सेक्टर, सबसे ज्यादा सस्टेनेबल कहाँ है आपके हिसाब से? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं बताऊं जो इंडिया का सिनेरियो है ना उसमें क्या होता कि हर स्टूडेंट चाहता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। उसके रीजन भी है, क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो आपको जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ क्या है कि आपका 9 to 5 काम करना है, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन कुछ नहीं है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर इतना भी बूम नहीं किया है एग्रीकल्चर का कि पूरे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ले लें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर की स्टडी है, कोर्स है, वो बहुत कन्वेंशनल है, पुरानी चलते क्या हो रहा है आजकल जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, R&D है, वो किस में काम कर रही है? AI से, AI के थ्रू, ML के थ्रू काम कर रही है, जेनेटिक्स में काम कर रही है, हर चीज में काम कर रही है। लेकिन बच्चे अभी भी नॉर्मल कन्वेंशनल चीजें ही पढ़ते आ रही, तो क्या होता है R&D जो R&D का प्राइवेट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि उनको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो नए स्किल्स हैं, वो बच्चों को आ नहीं रही है एग्रीकल्चर में स्पेशली। तो कैसे लें? तो बच्चे कहाँ जाते? बच्चे जाते हैं मार्केटिंग में, जैसे क्या हो गया सीड फर्टिलाइजर में, ठीक है। फिर उनको ऑन एन एवरेज पैकेज भी मिलता है 2.5 से 3 लाख का या 3 से 4 लाख का। तो क्या होता है कि इसलिए सब बच्चे चाहते हैं कि नॉर्मल हम पढ़ाई करें, एग्जाम निकालें और गवर्नमेंट जॉब में चले जाए, तो हमारी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और इसलिए ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ाए जा रहे हैं उसमें पूरा दोष सब्जेक्ट का है, स्टूडेंट्स का है। जो टीचर्स हैं वो टीचर से भी हायर हुए थे 10 साल पहले, 5 साल पहले। उस समय इतना एडवांसमेंट नहीं था टेक्नोलॉजी में, हर चीज में, रिसर्च में। अब काफी ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए प्रॉब्लम रहती है। इसलिए क्या होता है कि हर बच्चे चाहता है, हर स्टूडेंट्स चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए। हाँ सर ये चीज है, हर जगह आता है कि गवर्नमेंट एग्जाम काफी रिस्की नहीं है। जॉब सिक्योरिटी सबसे जॉब बड़ी, सिक्योरिटी, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं जो बहुत 10-10 लाख 15-15 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेट में छोड़ के गवर्नमेंट में आ जाते हैं 50,000 60,000 के सैलरी पे महीने की। कि आपको ऐसे क्या लगती है कि एग्रीकल्चर फील्ड में अभी इस चीज पे बहुत काम करना बाकी है और इस सेक्टर को अभी इतना मतलब फोकस नहीं किया गया है? मैं बात करूँ सर अभी इंडिया में ही, पहली बात तो एग्रीकल्चर को एक अलग नजर से लोग देखते हैं कि अरे ठीक है, पहले मतलब उसको एक एज अ करियर ऑप्शन अभी स्टार्टिंग में नहीं देखा था। जैसे मैं अपनी बात खुद करूँ तो मैं एज अ अपना करियर ऑप्शन नहीं देखा था इसको, मैं आया बाद में। तो अभी भी सर एग्रीकल्चर सेक्टर जब आया मैं तो काफ़ी सारी कमियां ऐसे फील होती है। तो मैं जानना चाहूँ ऐसी क्या क्या कमी होंगी आपके हिसाब से कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है अभी? तो क्या होता कि जैसे मेरे पिताजी भी किसान हैं, अगर आपको लगता है कि आप पूरे साल फील्ड में काम करते हो, डबल मेहनत करते हो किसी भी सर्विस सेक्टर वाले एम्प्लॉय से, और आपको
उसकी इनकम सिर्फ 10 to 20% इनपुट कॉस्ट से मिले या 30% मिले या 50% मिले तो क्या फायदा। मान लो कोई फील्ड है, फील्ड में 8 लोग लगे हो, जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है, ठीक है, काम कर रहे हैं पूरे साल और आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना आपको चाहिए, तो क्यों आदमी जाना चाहेगा। उससे क्या होता है, यही प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 50% पॉपुलेशन क्या है, एंगेज है, लेकिन जीडीपी में कितना उसका वो है 18% से कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है, बाकी तो अलग एरिया ले रहे। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि जहाँ 2 लोगों की जरूरत है वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये भी आती है कि मेरे पास जो भी प्रोडक्शन आया है, मतलब मेरा जो भी आउटपुट है उसका, मैं उसको कहाँ बेचूं। आपने बहुत सारा ऐसा सुना होगा कि किसानों का जो लहसुन भी है वो 5 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि आपने मार्केट में कभी भी लहसुन को 5 रुपए किलो बिकते नहीं देखा होगा कि 10 भी बिके, 50। इसका मेन कारण है कि या तो मिडिल मैन खा जाता और एफपीओ की कमी है। जैसे बहुत छोटे छोटे किसान हैं, तो एफपीओ नहीं है कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते कि छोटे छोटे किसान मिलके एक बहुत बड़ी फील्ड बना ले, जिसका जितना रेस्पेक्टिव फील्ड है उसके हिसाब से उसको शेयर मिलते रहे, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा कि उसमें लॉसेस कम होंगे। ठीक है, अगर ऐसे कोई क्रॉप है कि जिसका भी अच्छा मार्केट में भाव अच्छा नहीं है, उसके प्राइस अच्छे नहीं मिल रहे, तो हम उसको स्टोर कर सकें। स्टोरेज कैपेसिटी भी इंडिया में बहुत कम है, तो आज क्या करता किसान ने, अगर मैंने अपनी कोई अपनी फसल ग्रो की है, अगर वो मैं नहीं बेचूंगा तो खराब हो जाएगी रखी रखी, तो मजबूरन मुझे क्या है कम दामों में बेचना पड़ता है। तो मतलब किसानों को कहा जाए तो डायरेक्टली उतना मुनाफा नहीं होता जितना उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद इंडस्ट्रियल लोग कमा लेते हैं। किसान मरता है। कभी आपने सुना है कि इंडस्ट्री के काम करते हुआ जो इंडस्ट्री का मालिक मर गया जो फूड प्रोसेसिंग करता हो गया, किसान मरते हैं। वो मिलता है। जैसे मेरे पिताजी किसान है, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम किसानी करो, मेहनत मतलब अच्छी कमाई। उसने क्या बोला कि अगर आप बाहर 10,000 15,000 भी कमा रहे हो तो कर लो, क्योंकि उन्होंने इसका स्ट्रगल देखा है। हो भी सकता है कि वो पूरा नेचर पे डिपेंडेंट है, ज्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब, कम बारिश हुई तो सूखा, दिक्कत आते हैं सर। पूरा लैंड का भी दिक्कत आ गया, कभी फर्टिलाइजिंग दिक्कत आ गया, कभी सीड में दिक्कत आ गई। अभी आप देख रहे हो कि यूरिया के लिए मारा मारी लग रही है कि बोरी खाद भी नहीं मिल पा रही। अभी सर हम लोगों ने पीसीपी करके आया, तो इसके वजह से ठीक है यार, खेती करना है, लिटरली हालत खराब हो जाते हैं पीसी। मैं धान लगाने सर जो वो होता है ना कि मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको उतनी मेहनत का उनको मुनाफा नहीं होता तो कैसे ये भी बात है। वो कहते हैं मतलब मैं एक चीज मिथ सुना था, मतलब कि मिथ क्या एक रियलिटी है, 1 किलो चावल में 5,000 लीटर पानी चाहिए। जब मैं धान लगाया उतना उसको इतना पानी चाहिए, मैं पानी झाँका रहा भाई पूरे खेत में। तो पानी देना पड़ता है, पानी जाके देखो, एक धान लगाओ, फिर उसकी वीडिंग करो, फिर उसकी फर्टिलाइजर डालो, फिर उसके प्रॉपर साफ रखो, उसके आगे पीछे सब कुछ सही रहना चाहिए। तो कीड़े मकोड़े डिजीज आ जाते हैं, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कत होती हैं। जितना फार्मर मेहनत करता है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप यदि शांति से खा पी रहे हो ना, तो फार्मर वजह से खा पी रहे हो। ये बात तो है, मानना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बूम सेक्टर है, बूम कर सकता है बहुत। हाँ, अगर उसको इतनी तरक्की मिल जाए, जितना आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिजिटल वर्ल्ड जितना बूम कर रहा है, उतना मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उतना बूम कराना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं खुद इस चीज के एग्जाम्पल क्या होता है, मैं खुद देखा किया, तब मेरे को लगा नहीं यार फार्मर सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सच में करते हैं, और उनका जो भी प्रोडक्शन है, जो भी क्रॉप्स हैं वो नहीं बिक रहे हैं। इसी कारण अभी आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, और वो चाह रहा है कि एग्रीकल्चर वो फॉरेन एफडीआई के लिए खोल दे अमेरिका के लिए। क्यों चाह रहा है? क्योंकि भारत में जो मार्केट है बहुत बड़ा है, जो किसानों का प्रोडक्शन हो रहा, जो अनाज है वो पहुंच ही नहीं रहा, तो वही एमएनसीज आके बैठ जाएंगे, वही बैठ जाएंगे, वही मार्केट उनके कैप्चर कर लेंगे। किसान अभी मर रहा और मर जाएगा, क्योंकि अभी मिडिलमैन खा रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी एमएनसीज खाएंगी। सर मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उन्होंने एक यही सेम चीज कहा था कि इंडिया का मार्केट सबसे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मार्केट है, क्योंकि आप कुछ भी लेके आओ वहाँ आप बेच लोगे। तो आप समझ सकते हो कि आप एग्रीकल्चर को कितना आगे ले जा सकते हैं, कोई भी है। यही रीजन है कि जो अमेरिका चाहता है कि जो एग्रीकल्चर खोल दे। इंडिया भी एफडीआई के लिए एग्रीकल्चर नहीं खोला है। अगर बाहर का चीज अंदर अनाज आ गया तो जो भारत के किसान है वो तो बर्बाद हो जाएगा।
वैसे भी अभी उसका अनाज बिक नहीं रहा है, फिर तो और बर्बाद हो जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, एंटरप्रेन्योरशिप करना, आजकल सर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लेकिन सर एक चीज़ और निकल के आती है, बिजनेस करना रिस्की होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, रियल अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे सबको करना चाहिए कि ऐसे क्या कि जैसे मान लीजिए मेरे मन में एक आइडिया है, तो उसको कैसे क्या मैं करूँ, मेरे पास फंड नहीं है, वो कुछ ऐसे स्कीम्स भी आते होंगे, तो मैं चाहूँगा सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप क्या कहना चाहेंगे, प्रॉपर बताइए। है ना, क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं हम्म, वो हमेशा भागते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगता है, सब भाग कर कहते हैं कि लग जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 100% एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ही दे पाएंगे, जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि 30 to 40% गवर्नमेंट जॉब में चले गए, 20 to 30% प्राइवेट जॉब में चले गए, बाकी क्या करेंगे? बाकी पर कुछ सही तो करना यही है कि अगर आप बियॉन्ड द थिंकिंग सोचोगे कि हाँ जॉब ही हर चीज नहीं है, तो आप आओगे कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। बिजनेस में कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आइडिया को हम स्टार्टअप में बदल सकते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट लगता कि नहीं ये तो रिस्की है, फंडिंग कहाँ से आएगी, ऐसा नहीं है। इवन गवर्नमेंट आपको फंडिंग प्रोवाइड कराती है। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को अगर आपको प्रोटोटाइप बनाना है तो आप अप्लाई करो, गवर्नमेंट आपको 5 लाख तक का फंड ग्रांट करेगी। ये भी होता है सर? ये होता है। और इस समय जो स्टार्टअप का मार्केट है इतना बूम हो रहा है, अगर आप देखोगे कि 2013 तक केवल ऑलमोस्ट 50 स्टार्टअप्स थे एग्री में, एग्रीकल्चर में केवल कितने थे? 50 स्टार्टअप थे। अगर आप 2023 तक देखोगे तो स्टार्टअप मोर देन 7000 हो चुके हैं। काफी ज्यादा बूम हो गया है। बूम हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप अप्लाई करो, गवर्नमेंट आपको 5 लाख तक का ग्रांट देगी। अगर आपके पास कोई प्रोटोटाइप है, उसको आपको स्केलिंग अप करना है मार्केट में, तो गवर्नमेंट आपको 25 लाख तक का ग्रांट देगी। अगर आपको देखना है तो एक साइट है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टार्टअप कितने हैं, कितने लोगों को ग्रांट मिला है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने अब तक मोर देन 800 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। किसके लिए? एग्री स्टार्टअप के लिए, फंडिंग के लिए, जिसमें अब तक उसने मोर देन 200 या ऑलमोस्ट 215 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिया है। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम फंड कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो स्टार्ट ही नहीं करते। तो और दूसरी बात क्या है, उनको लगता है कि रिस्क ही है। देखो, अगर आपको रिस्क लेना नहीं आएगा तो आपका प्रॉफिट लेना भी नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति अभी तक जॉब करके बड़ा आदमी नहीं बना है, जिसे बोलते ना कि हाँ करोड़पति बन गया है। ठीक है, वो बिजनेस से ही है। बिजनेस से मैं मानता हूँ जैसे मेरा भाई है, एक्चुअली मेरा रियर गार्जियन है, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं अपने भाई को फोन करता हूँ। मैं उससे बहुत सीखा हूँ। जब वो कॉलेज टाइम में थे ना, तो उनको बिजनेस की बहुत वो था। हाँ, समझ सकता है सर ये चीज। कोई भी हो, पहले हुआ शुरू में था कुछ नहीं, तो बोले कि यहाँ दुकान खोलेंगे, नए नए मोबाइल आए थे, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली, ये किया। फिर अचानक नहीं चली, 6 महीने बाद बंद कर दिया। फिर दूसरा बिजनेस खोला कि थोड़ा और स्केलिंग अप किया, 1-1.5 साल देखा, नहीं चला। तो उससे मैंने क्या सीखा ना, कि जब तक आपके पास मार्केट की रिसर्च नहीं होगी और पेशेंस नहीं होगा, आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले आप उसका मार्केट देखो, उसका मार्केट क्या है, उसकी कितनी कैपेसिटी है आपकी, उसकी कि आप कितना मार्केट कैप्चर कर सकते हो, उसके कौन कौन से कंपटीटर हैं मार्केट में। ये सब देखने के बाद ही आप स्टार्टअप करो। ऐसा नहीं कि आपके मन में एक आइडिया आया, चलो उसके स्टार्टअप कर लेते हैं। स्टार्टअप कोई आपका इंटरेस्ट नहीं, स्टार्टअप का मीन्स है कि आपको उससे प्रॉफिट होना चाहिए, उससे आपको सोसाइटी को प्रॉफिट होना चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। तब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स कहलाओगे। आप होता है, जैसे अगर आपको अभी बात की जाए कि फूड प्रोसेसिंग सबसे बूम सेक्टर है किसका? एग्रीकल्चर का। हाँ, ये तो है। 2030 तक $700 बिलियन का मार्केट कैप्चर करेगा फूड प्रोसेसिंग। $700 बिलियन का काफी ज्यादा है सर ये चीज। क्योंकि हमारा क्या होता है कि डेली बाई डेली हमारा जो है कंजम्पशन बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? कोल्ड स्टोरेज।
अगर अभी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जितनी भी एमएनसीज हैं कोल्ड स्टोरेज में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी देखा होगा अडानी ने भी बहुत कोल्ड स्टोरेज खोले हैं, सब खोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ पे मार्केट गैप है। इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो देख सकते हैं अपने स्मॉल स्केल पे कि हम कौन सा स्टार्टअप, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स अवेलेबल हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल में। जैसे आपने बताया सर RKVY रफ्तार, यहाँ पे काफी सारे स्कीम्स हैं और वहाँ के सर 5 सेक्टर्स होते हैं जो कई सारे इंडिया को कवर कर रखे हैं। हाँ, नहीं, मैं उनको बोलना चाहूंगा जो बहुत एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में हैं, तो जो इनोवेशन हब है ना, जो RKVY के अंदर आते हैं, उसमें जैसे IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट जो जयपुर में है, मैनेज कहाँ है, हैदराबाद में। जैसे आपको पता होगा कि एग्री स्टार्टअप में तेलंगाना टॉप पे आता। टोटल एग्री स्टार्टअप्स का 25% स्टार्टअप कहाँ से, तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स कहाँ है, तेलंगाना में। और सर एक एस्टिमेटेड डेटा था जहाँ पे मैंने देखा था कि 25% उसका ग्रोथ रेट है पर ईयर के हिसाब से, एंड काफी ज्यादा बूम कर रहा है वो चीजें। और क्योंकि सर वहाँ पे एक RKVY रफ्तार का वहाँ पे आता है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का, वहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें, स्टार्टअप्स कैसे करें, स्टार्टअप में कैसे प्रॉफिट कमाएं, ये सब चीज़ें वहाँ शो कर जाती है। बहुत सारे स्कीम्स वहाँ प्रोवाइड, जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रांटेड चीज़ें की गई वहाँ सबसे ज़्यादा तेलंगाना में की गई है। तो इसलिए तेलंगाना में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। अगर आप साउथ में जाओगे तो कर्नाटका में US है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ है, ये भी है। अगर आपको लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो तो पूरा कवर ही कर रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है, ग्रेजुएट्स है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कीजिए। आप उसको, जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे खुद इनोवेशन हब होता है, वो आपको फंडिंग वहाँ से भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब अपनी यूनिवर्सिटी को शो करिए कि मेरे पास ये आइडिया है, ये करना है, मेरे को करना है, नहीं करना है। अगर नहीं करते हैं तो आप, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। मैं बताऊँ यदि आप नॉर्थ इंडिया से प्रॉपर बिलोंग करते हैं तो IRI टूशन न्यू दिल्ली ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है एक एग्री स्टार्टअप्स में अपने आगे प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रखी रहती है। पूरा नॉर्थ इंडिया उसी के अंडर आता है, पूरा एकदम। और अगर आप उड़ीसा से हैं तो मार्केटिंग एरियाज जो पूरा है वो ज़्यादा देखती है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट है, आप सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप सर बूम चीज़ है, बहुत बूम है। मुझे एक चीज लगता है कि मैं खुद जब स्टार्ट करता हूँ कुछ एग्जीक्यूट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में एग्जीक्यूशन करना बहुत, क्योंकि सोचना अलग होता है, एग्जीक्यूशन अलग होता है। मेरा भी एक छोटा सा ब्रांड है, तो मैं स्टार्ट इसको मतलब प्रॉपर अक्टूबर में करने को सोचा, मतलब 2024 में। एग्जीक्यूशन मैंने किया मार्च अप्रैल में। तो मुझे उतना गैप लग गया रिसर्च करने में कि कैसे मेरे को आगे कैसे ग्रो करना है, मतलब एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। ये आज जो इस पॉडकास्ट हो रहा है, क्या पता ये भी स्टेप हो सकता है कहीं। हो सकता है ये भी उसका एक पार्ट हो सकता है, उसका एक पार्ट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट को रिसर्च कर रहे हो। आप एक चूज करो जहां पे आपको लॉस ना हो, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें ये भी देखना कि लॉस ना हो जब आप। और दूसरी बात, आपके स्टार्टअप आइडिया स्टेज में होगा तो उसको एग्जीक्यूट करो, तब आप जाके आगे ग्रो कर पाओगे। आपको अगर ग्रांट मिल रही तो ट्राई करने में क्या बुराई है। हाँ, गवर्नमेंट नहीं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी है, NGOs हैं जो आपको ग्रांट देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट देती है, बहुत सारे इवन प्राइवेट सेक्टर भी ग्रांट देता है। तो सर ये सब चीजें हुआ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आगे मैं बढ़ता हूँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया एग्जाम को लेके, तो वो हैंडल कैसे करें? प्रेशर को हैंडल कैसे करें, सबसे पहले हमें सोचना है कि स्ट्रेस कहाँ से आता है। स्ट्रेस कभी उस चीज से नहीं आता कि जो चीज आपको नहीं आती। स्ट्रेस आता है कि अगर आपको कोई चीज आती है और आपने उसको नहीं किया है। जैसे आपको लगता है कि मैं ये चीज कर सकता था, मैं पढ़ सकता था, नहीं पढ़ा, टाइम कम बचा, तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसा नहीं, आप भी अपनी लाइफ में सोचो कि कभी ऐसा हुआ होगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता था, नहीं किया, जिससे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया। हाँ सर, है ऐसा कोई है आपके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट? मैं शेयर करना चाहूँ तो थोड़ी सी पुरानी कहानी है। हाँ, बता सकते हैं, कोई नहीं। ऐसा मेरी 9th क्लास की बात है, जब मेरा
मतलब स्ट्रेस नहीं तो एक लगा कि हाँ मैं जहाँ पढ़ाई करता हूँ मेरे पापा वहीं प्रिंसिपल हैं, मम्मी टीचर है। तो क्या होता है कि पापा मम्मी दोनों सबको मोटिवेट करते हैं, पढ़ो पढ़ो, फिर आप बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो क्या हुआ कि सीन कि मेरे 9th में प्री बोर्ड एग्जाम हुए, कि प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, कि मतलब कि हाँ चलो 10th में भी होते हैं, 9th में भी कराए जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट। तो मेरा क्या हुआ, 80 में से 18 मार्क्स आए साइंस में। अच्छा, 18 मार्क्स आए। तो मेरी मम्मी आई, उनको ऑब्वियसली पापा में पता लग जाएगा कि यार 18 मार्क्स तुम्हारे आए हैं प्री बोर्ड में, और तुम पढ़ाई कर क्या रहे हो, जहाँ बगल में बैठा हुआ बंदा 60 70 75 लेके आ रहे हैं मार्क्स, क्लास के अच्छे अच्छे बच्चे, तुम प्रिंसिपल के बेटे हो के और टीचर के बेटे हो के, तो तुम 18 नंबर ला रहे हो, हम दूसरे बच्चों को क्या पढ़ाए। सबसे बड़ी चीज बात यही आती है। तो है कि आप तो मेरे एक इंस्पिरेशन है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इन माई लाइफ, जिनकी क्या बताऊं सर, मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। द अलग पांडे सर, आप जानते ही होंगे, अलग PW फिजिक्स वाला। हाँ, क्योंकि अलग सर की एंट्री मेरी लाइफ में 2018 में हुई है। जनवरी 2018 में उनका एक वीडियो था, कहूँ तो हाउ टू गेट 90% इन 10th। मैंने आज भी वो एक डायरी में लिख रखा है, मतलब कि मुझे ऐसे से पढ़ना है। एक छोटी सी डायरी थी मेरी, मैं उसमें आज भी लिख रखा है कि ऐसे से पढ़ेंगे, ऐसे से पढ़ेंगे, ऐसे से करेंगे तो मेरे 90% आ जाएंगे। मैं तब 9th में था, तो सर की वीडियो आई थी 10th क्लास के लिए। तो क्योंकि हाँ वहाँ मोटिवेट करते हैं, मुझे नहीं पता उस वीडियो में किसी क्या एनर्जी है, क्या थी। मैंने लिटरली जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इतना ज्यादा। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं अपनी एकेडमिक्स को थैंक देना चाहूंगा, जो 9th क्लास में थी, तो वहाँ प्री बोर्ड के मार्क्स को ऐड नहीं करते थे। तो मेरे साइंस में थे सर 18 मार्क्स और मेरे एसएसटी में थे 43 मार्क्स। अभी भी याद है मेरे को मार्क्स क्योंकि वो रखे जाएंगे याद, वो तो मेरे कम है। तो ऐसे हुआ चीज़ें एकेडमिक्स, क्योंकि इस मार्क को जोड़ते नहीं है रिजल्ट में। तो मैंने 3 महीना इतना ज़्यादा मेहनत किया, इतना ज़्यादा मेहनत किया, एक एक वीडियोस निकालना, और सर एक सेलफोन मिल जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सबको मिलते हैं, नॉट ओनली मी, कि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ तो तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग सोचते होंगे ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो पढ़ाई को लेके मुझसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब मैं तो चलो ठीक है पढ़ूं लिखूं ना, लेकिन उनका पूरा करियर ही एजुकेशन लाइन पर रह गया, बच्चों को सिखाने में, करने में। वो भी अपने लाइफ में सर बहुत ज़्यादा कुछ किए हैं, बिजनेस को लेके सब कुछ चीज़ें करके। पापा की अलग एक इंस्पिरेशन कहानी है, कभी पॉडकास्ट में पापा को लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। हाँ जरूर लाना मे भी इन दिवाली। तो क्या हुआ कि ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मैं मेरे क्लास में 3rd रैंक आई उसमें, 9th में। वो मैंने वीडियोस देखे, बहुत बहुत वीडियोस देखे मैंने। सबको ये लगा कि प्रिंसिपल का लड़का है, इसको नंबर क्वेश्चन दिखा दिए, मिल गया, क्लास में 3rd पोजीशन आ गया। ऐसे मुझे सुनने में आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा 18 मार्क्स लेके आ रहा था जनवरी में, वो बंदा कैसे ले आएगा थर्ड पोजीशन। ये ऑब्वियसली सबके मन में डाउट होते हैं, क्योंकि मेरे पापा मुझे एक दिन पहले रिजल्ट बताया मेरा कि 3rd पोजीशन है। मैं लिटरली, मुझे आज भी याद है, मैं एक रूम में जाकर रोया हूँ खुशी के लिए। सही बात है, 18 3rd पोजीशन, मैं खुशी से रोया हूँ कि ठीक है यार, ये लाइफ का मेरे लिए बहुत फोड़ने वाला मोमेंट था। सबसे तो बुरा इस बात का लगा यार, मैंने मेहनत किया और लोगों ने ब्लेम किया। यार ठीक है, इसको और अच्छे से प्रूफ करते हैं। जब मैं क्लास 10th में एंटर लिया, अलग पांडे सर से मैंने पूरी पढ़ाई की। वो आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाते थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ से जितने टॉपिक मैच होते थे, जैसे मेरे बताऊँ तो कार्बन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं रिएक्शन के, मैं उनसे सीखा हूँ। अभी भी मेरे को पूरा चीज़ याद है। तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ पढ़ाई की, बहुत सारे डिफरेंट चैनल से मैंने पढ़ाई किया। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मेरे साइंस में 9th में 18 मार्क्स थे प्री बोर्ड में, एंड आई गॉट अ स्कूल हाईएस्ट मार्क इन क्लास 10 96 साइंस में ही। एंड एसएसटी में मेरे 43 मार्क्स थे प्री बोर्ड में 9th में। और फिर इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने आई गॉट अ हाईएस्ट रैंक इन माय स्कूल 97 इन बोर्ड एग्जाम। तब मेरे को याद, तब एक मैम थी मेरी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने मेरे मम्मी को कहा था कि आपका बेटा पढ़ने में नहीं अच्छा है, मतलब 43 मार्क्स क्या मतलब बेकार पढ़ता है। एंड जब मेरे 10th का रिजल्ट आया, तो सबसे पहले उन्हीं मैम का कॉल आया कि कांग्रेचुलेशन बेटा, तुम मेरे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हो। वो मेरे लिए सबसे बताऊं आज तक का मेरे सबसे लाइफ में फोड़ने वाला मोमेंट वही है।
कि मैंने सच में, मैं लगता है कि हाँ मैंने कुछ थोड़ा बहुत तो किया है। सही है। वही टीचर जो आपकी कंप्लेन करते थे वही आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोले तो। हाँ वो लगता है। एंड एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरे एक सर है सुजीत सर, नमस्ते सर अगर आप देख रहे होंगे तो तो उनको सबसे ज्यादा एक चीज बुरा लगा था। बुरा क्या मतलब, उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं मैथ में बहुत अच्छा करूंगा। मेरे मैथ में 10th के प्री बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 थे। ओके। तो मेरे क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मैं उतना नहीं कर पाया मतलब बोर्ड में एक्चुअल में, तो मेरे 80 मार्क्स रहे आउट ऑफ 100। तो उनको वो चीज़ बहुत बुरा लगा कि मतलब, और मैं एक बात और बता दूं, मेरा जिस दिन मैथ का एग्जाम था, सर ने मुझे घर से पिकअप किया, वो सेंटर लेके छोड़े, उन्होंने सेंटर पर रहा, फिर मुझे लेकर घर पे ड्रॉप किए। फिर रास्ते में बात करता है कि सर पेपर नहीं अच्छा हुआ, तो सर का थोड़ा सा वो बुरा लगा कि थोड़ा लगता है कि हाँ एक्सपेक्टेशन थी उन्हें कि टैलेंटेड है, टॉपर है मैथ का, तो वो बुरा लगा। और साइंस में भी ऐसा ही था, तो सर ने जितना एक्सपेक्टेड किया था मैं अपना ले आया। साइंस में जिद में लाया हूँ, साइंस और एसएसटी मैंने जिद में लाया है ओके। कि नहीं यार इस सब्जेक्ट में तो फोड़ना है। साइंस में दिखाना है कि आपने कैसे कहा कि हमने जो मार्क्स प्री बोर्ड में लाया हूँ बोर्ड में 9th के, वो मुझे पेपर मिल गया है। मम्मी मेरी कहती थी कि तुम देख लो ना तुम्हारे बगल में कैसे पढ़ रहे हैं, तुम क्या हो। मम्मी ने उस टाइम मेरी बहुत डांटा है। मम्मी को मैं हमेशा अपने माँ बाप को थैंक यू देना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि दे मतलब उन्होंने कभी मेरे को मतलब ये नहीं कि यार मैं पापा मैं अच्छे पोस्ट पे तुम्हें क्वेश्चन दिखा दे। उन्होंने बहुत एकेडमिक्स मेरी बहुत स्ट्रिक्टनेस में रखी है, डिसिप्लिन में रखे हैं आज तक भी। मैं अगर कहूँ थोड़ा डिसिप्लिन चीज़ वाली पे चीज़ों पे हूँ, कोई गलत कदम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ड्यू टू माई पेरेंट्स उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ये किया है। और उसी साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो पापा ने कहा बेटा बायोलॉजी ले लो बेटा बायोलॉजी ले लो। आगे की कहानी अलग है, बिल्कुल आगे की कहानी अलग। फिर एंड आज मैं यहाँ एग्रीकल्चर ANDT में पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपना 1% भी अपना नहीं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करवाया। मुझे अगर मैं काउंसलिंग मेरे पापा ने किया है, बहुत सब कुछ मेरे पापा ने कहा कि तुम CUET एग्जाम दो, इसमें ICR भरो। मुझे पापा ने सब कुछ करवाया, मैंने खाली बैठ के एग्जाम दिया है। और मैं एग्जाम देने के आज भी मैं फिर भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ कि चलो नीट होगा देखा जाएगा। लेकिन थैंक यू टू मेरे पापा जो यहाँ पे मुझे सेट कर दिए, क्योंकि आगे और कंपटीशन बढ़ते चले गए नीट में। तो मुझे नहीं पता आगे इन फ्यूचर मेरा क्या होगा, कि नीट में क्या होना था। मुझे एक टाइम लग गया कि नहीं अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मैं चीज़ों को क्विट करता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे एक फेवरेट सर अलग पांडे सर का एक कोट है, रास्ते बदलो मंजिल नहीं, चेंज योर पाथ नॉट अ डेस्टिनेशन। और ये मेरा सबसे फेवरेट लाइन है कि ये बात सही कहें सर ने मुझे। और सर का एक चीज़ और कहना था कि की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में काम आ जाती है। तो थैंक यू अलग पांडे सर, सबको थैंक यू देना चाहूँगा कि बहुत मोटिवेशन मेरे को मिला उनसे, मेरे पापा से एंड अलग पांडे सर से। ओ तो ये कहानी थी आपकी। ये कहानी थी, उसके बाद तो अलग कहानी है। मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट वही है, वो हमेशा लाइफ में याद रहेगा। होना भी चाहिए, आपने इतना अचीव किया है। अचीवमेंट मेरे को लगता है सर अब मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली नहीं है, ऐसा नहीं है। अचीवमेंट क्या है कि अगर वो चीज आप कर पाओ जिसके लिए आपको बोला जाए कि आप नहीं कर पाओगे, वो अचीवमेंट है। आपको जो है खुशी उस समय मिली होगी ना, आप उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो कितनी खुशी है, आप व्यक्त नहीं कर सकते। वो है सर, वो अचीवमेंट है, रियल अचीवमेंट है कि हाँ मैंने वो करके दिखाया। कि आप बोल रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा और आपने करके दिखाया। ये चीज है सर। अभी भी मैं कहूँ जैसे बिजनेस को लेके, मैं एक पर्सन से मैं कहा यार मुझे बिजनेस करना है, वो मुझसे पूछे क्या करना है वो मुझसे पूछा क्या करना है, बिजनेस तुम यहाँ बैठ के क्या कर लोगे। वो मुझसे प्रॉपरली, मेरा दोस्त है, वो मुझसे पूछा तुम यहाँ बैठ के क्या ही कर लोगे, फंड है कुछ है कुछ है। कुछ नहीं है भाई, लेकिन एक चीज था दिमाग वो लगाया, आज SP मैन ब्रांड है तो चल रही है चीजें। बाकी इन फ्यूचर भगवान भरोसा कहीं चले। ठीक है, तो सर आप कुछ बताइए। तो कहाँ थे हम? आप हमसे एग्जाम रेटेड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे ना जैसे आपने तो पूरी कहानी बता दी है ना कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। नहीं बताया? हाँ, बताया। आपको समझ में नहीं आया कैसे किया आपने? नहीं। स्ट्रेस आता है उस काम से जो हमें आता है, हमने नहीं कर पाए, और अब हमें कम समय पे ज्यादा उसको काम को करना है। ठीक है, तो आपने वही किया कि अगर उसी चीज को अगर आप सेग्रीगेट कर लोगे, रूट पे जाओगे, क्या करना है आपने उसको डिवाइड, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लिया, और आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको काम करते गए, प्रेशर आएगा ही नहीं, फिर मजा आएगा करने में। मजा भी आएगा। क्योंकि अगर आपको जो चीज आने लगती है ना, तो करने में भी मजा आता है।
हम भागते उस चीज से हैं जो चीज हमें आती नहीं है और हम उसको सीखना भी नहीं चाहते। हम क्या थे, डरते हैं। जैसे होता है, जैसे मैं सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ क्या हमारे साथ भी होता है कि हमें लगता है यार ये थोड़ा सा कठिन है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, छोड़ दो। क्या होता है, हम उसे छोड़ने के चक्कर में इतना कंपाइल कर देते कि वही चीज हमारे लिए क्या बन जाता, स्ट्रेस बन जाता। अगर हम चाहें कि मान लो कि कोई भी चीज, कोई भी कितने भी कठिन समस्या है, अगर हम इसको थोड़ा 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 कंसिस्टेंसी के साथ करते जाए, हम उसे अचीव भी कर लेंगे, हम पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बाईपास कर देते, रख दिया, फिर वो कर दिया, ये पाइल अप होके क्या हो जाता है, फिर वो हमारे लिए एक स्ट्रेस बन जाता, प्रेशर क्रिएट करता। आजकल नया वर्ड सेलेक्ट आता है, बैकलॉग। बैकलॉग वो आपकी सब्जेक्ट में लगती है, जब आप कोई सब्जेक्ट पास नहीं कर पाते हो, वो आ जाता है कि नहीं पढ़ना अर्जेंट बैक लग गया। वो होता है। थैंक गॉड मैंने एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से पास हुआ हूँ। बच गया मैं। जहाँ ठीक है, इस टॉपिक को नहीं बात करते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज है, आजकल बहुत ज्यादा लोग एक चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो है डिजिटल क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग। जो डिजिटल वर्ल्ड है आज, उस चीज से लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, आज इतनी गाड़ी खरीद लिया, आज उसने ये कर लिया, आज उसने वो कर लिया। तो उस चीज पे स्टूडेंट को एक क्या राय देना चाहेंगे सर आप? है ना, सबसे पहले तो मैं इसमें एक बताना चाहूंगा, जो बोलते हैं एक गाड़ी खरीद लिया, ये बंगला खरीद लिया, उस मार्केट गिमिक में मत जाओ। पहले तो वो सब बंद करो। मत सोचो उसने गाड़ी खरीदी, उसने बंगला खरीदा। हो सकता है कि वो एक मार्केट का गिमिक हो, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए किया जा रहा हो, जिससे कि उसके पास नए क्लाइंट आए। क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब कंज्यूमर हैं, उनका कंटेंट के कंज्यूम कर रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि हम ऐसा ग्लैमर दिखाएं, ऐसी चीज दिखाएं जिससे अधिक से अधिक कंज्यूमर आए। लेकिन जो आप एआई और डिजिटल कंटेंट की बात कर रहे हो, क्रिएशन की, मैं इसमें एक बात तो कहना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी हो गया आज के समय पे। और इसके जो फायदे हैं ना, लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, और प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स के पास रियलिटी में उसका एक्सपीरियंस नहीं पहुंच रहा। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आपको पता है, किसानों को नहीं पता। किसान इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि वो सर्च करें, पढ़ें। तो आप अपने नॉलेज को वीडियो के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से, किसी के भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से किसानों के पास पहुंचा सकते हो। उससे 2 फायदे हैं। एक तो ये कि किसानों को आसानी से उस टेक्नोलॉजी या उस नई प्रैक्टिस का पता चलेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। और दूसरा क्या है कि आपने जो कंटेंट क्रिएट किया है, बनाया है, उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो एक आपका क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इनकम भी आपके पास आने लग गई और किसानों को भी सहूलियत होने लग गई। तो जो डिजिटल मार्केट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी को भी फायदा हो और आप भी उसके मोनेटाइज करके आप भी उससे अर्निंग कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि सोसाइटी तो डिस्ट्रैक्ट हो रही है और बर्बाद हो रही है और आप पैसे पे पैसे कमाए जा रहे हैं। उस पैसे करोगे क्या? आपका भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ ना। एक अच्छा इन्फ्लुएंस करना ही अच्छा है। आजकल सब इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंस करना, रियल में इन्फ्लुएंसर वो होता है जिससे सोसाइटी का फायदा हो, लाभ हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग है, इट डज नॉट मैटर। ओके, अगर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा कराओ कि जिससे सोसाइटी को भी फायदा हो। जैसे आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपने जो सीखा कि नई नई विधियों से कैसे क्रॉप ग्रो करनी है, आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड कब यूज करना है, उसके क्या प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप इन पे वीडियो बनाओगे कि कौन सी क्रॉप कब ग्रो करनी है, अगर पानी ज्यादा बरस रहा है तो क्या करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब पे आप वीडियो बनाओ, किसानों के पास पहुंचेगा। किसानों को बताओगे कि हाँ, ये वाली हमारे पास जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, जो भी मिट्टी है, इसमें कैसे कौन सी फसल लगानी है। तो उससे किसानों को भी फायदा होगा और आप भी उसको मोनेटाइज कर सकते हो। यही चीज टेक्नोलॉजी में है, यही चीज मेडिकल में है। आप जिस फील्ड के हो, आप उस फील्ड में वीडियो बनाओ, दोनों को फायदा होगा, सोसाइटी का और आपका भी। ये चीज ट्रुथ है सर कि अगर हम लोग अपनी बात करें, जैसे अपना क्लॉथिंग वाला है, तो हम लोग क्लॉथिंग का ब्रांड जितना रील्स पोस्ट करते हैं, जितने भी सेल आते हैं सब ऑनलाइन आते हैं। तो सब कुछ एक कंटेंट क्रिएशन से आते हैं। ये लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना, पोस्ट करना, वीडियोस मॉडलिंग करना,
उससे पोस्ट आता, तो वहां से चीजें, आप कोई प्रोडक्ट हो गया, एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, एनीथिंग, आप एक दवाई सेल करना है, कुछ भी सेल करना है, तो आप ऑनलाइन क्रिएशन से कर सकते हो। डिजिटल वर्ल्ड बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन एक तरह से और बहुत गलत दुनिया भी है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, एक रील स्क्रॉल करते गए करते गए करते गए करते गए, 1 घंटा कब चलेगा पता नहीं चलेगा आपको। इससे क्या होता है कि जैसे आप ब्रांड बनाओगे, आपके पास अगर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे फैन हैं, तो आप अपना ब्रांड बना लोगे। लेकिन आपके जो बहुत सारे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं बोलते हैं, ठीक है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। आदमी कितना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेगा? ये प्रॉब्लम है, 80% एंटरटेनर है। चीजों को एंड करने का टाइम है, तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। उससे पहले सर मैं एक एडवाइस मांगना चाहूंगा मुझे। अच्छा, आप अपना क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे ऐसा सुनने में क्या, कोई रिलेटिव्स हो गए, घर वाले हो गए, की चीज कहते हैं, पेरेंट्स हो गए, क्लॉथिंग ब्रांड है, कपड़ा बेच रहे हो। ये सुनने में आता है कि तुम क्या कर रहे हो, कपड़े दुकान खोल रखे हो, बेच रहे हो। ये सब क्या है, कंटेंट क्रिएशन क्या है? तुम्हारे माँ बाप इतना पढ़ाई लिखा है, तुम आके ये कर रहे हो। वही है या नहीं? अच्छा, मैं एक चीज दिखाना, क्या मैं अपने एक प्रोफेसर से पूछ रहा हूँ ये सवाल, आप देख लीजिए क्या है। मैं अपने पापा में कहना चाहूंगा। नहीं, ऐसा हमेशा होता है। क्या होता है, जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो स्मॉल स्केल पे होती है, ठीक है। आप जैसे अमेज़न भी देखोगे तो उसने पहले छोटी सी दुकान खोली, खोली कि नहीं खोली? अमेज़न से पूरा स्टार्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? वही छोटी सी दुकान में पहले बुक्स सेल करता था, फिर उसने बुक्स ऑनलाइन सेल की। अब वही होता कि अगर उसके पेरेंट्स होते, रिलेटिव होते, वो तो बोल रहे होते कि भाई देखो ये किताबें बेच रहा है, वो तो नुक्कड़ पे सब बेचते। तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग होती है ना, सब क्रिटिसाइज करते हैं कब तक, जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। उनको लगता है ये तो एक दुकान चला रहा है, जैसे चाय वाला था। MBA चाय वाला हो गया, डॉली चाय वाला हो गया। नहीं, डॉली चाय वाला छोड़ दे, चाय सुट्टा बार है। चाय सुट्टा बार प्रॉपर उसने चाय की दुकान खोली। उसके भी तो रिलेटिव ने बोला हुआ देखो चाय की टपरी खोल के बैठा है। आज वो कहाँ पे कहाँ है। क्या होता है, जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो सब हमें क्रिटिसाइज करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें शुरू में झेलना पड़ेगा। अगर हम इसी के बारे में सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी लिमिटेड है। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ लगाएंगे तो पूरा वहां कंज्यूम हो जाएगी, तो हमारे पॉजिटिविटी की तरफ कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करो ना, कोई भी इनिशिएटिव लो, तो पहले सब भूल जाओ। रिलेटिव, सोसाइटी, कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि अगले 2-3 साल के बाद जब आप ग्रो करोगे ना, तो वही आपके रिलेटिव आएंगे, अच्छा देखो मुझे तो पता था कि आप कर लोगे, मैं बचपन से आपको जानता हूँ या बचपन से जानती हूँ। वो होता है, वो चलता है। इसलिए थोड़ा बुरा लगता है कि भाई मैं अगर कोई काम शुरू कर रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। माँ बाप डायरेक्टली आपको नहीं बोलते, माँ बाप को उनके रिलेटिव बोलते हैं। उनको और बुरा लगता है कि हमारे बेटे के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्हें आपसे ज्यादा झेलना पड़ता है। वो तो आपको सिर्फ उतना ही बताते हैं जितने कि आपको पता चल जाए। सर इससे एक चीज याद आया मेरे को, मैं शेयर करना चाहूंगा। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो मेरे पापा के काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब वो प्रिंसिपल के कैटेगरी 18 ईयर्स 20 ईयर्स हो गए हैं, वो प्रिंसिपल पे चीज़ों पे हैं, मतलब उसके एसोसिएशन में सब कुछ है। तो काफी अच्छे कॉन्टैक्ट, तो बताते अपने बेटा क्या कर रहा है, आपका नीट कर रहा है 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कर ही रहा है, हो नहीं रहा है। तो वो चीजें पापा को कहीं ना कहीं लगती है कि, मतलब पापा को, मुझे खुद लगती है कि यार पापा से पूछते होंगे बेटा क्या कर, नीट ही कर रहा है। तो वो चीज़ लगती है। तो स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो आएगा, ये चीज़ ट्रुथ है। मैं अपने दिमाग में नहीं लेता हूँ, मैं कहा ठीक है, मैं बस यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि दिमाग में लेता तो मतलब बंद कर चुका होता। नहीं, दिमाग में लेगो तो आप ही को स्ट्रेस आएगा। उन्होंने तो बोल के चले गए ना, वो तो खत्म। 24 घंटे में से वो 10 मिनट आपको बोलेंगे, बाकी जो बचा 30 घंटा 50 मिनट उसमें आपको करना है। आपको उसको कैसे लेना है, उसको बाईपास करना है, फिर उसी के बारे में सोचना है। वो 10 घंटा आपका कब चेंज हो जाएगा उल्टा पता नहीं चलेगा आपका। वही है, भगवान भरोसे। तो सर लास्ट एडवाइस मैं चाहूंगा, आप जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए, जो यूथ आपको देख रहा है? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि आप जिस भी फील्ड में हो अच्छा करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अच्छा करें तो सिर्फ अपना पर्टिकुलर के लिए करें। अगर आप कहीं सक्सेस हो जाओ तो आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, जिन्होंने आपके डिफिकल्ट टाइम में, हार्ड टाइम में आपका साथ दिया, उनको कभी ना छोड़ें।
ठीक है, और कोशिश करें कि हमेशा ऐसा काम करें जिससे कि हमेशा आपका भी नाम हो, पेरेंट्स का भी नाम हो, सोसाइटी का भी नाम हो, मतलब सोसाइटी के लिए भी वो काम अच्छा हो, सिर्फ आपकी पर्टिकुलर आपके लिए अच्छा ना हो। दोस्त हैं, मतलब मुझे तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनको तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। नहीं नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, यही लाइफ है यार, आदमी अकेले नहीं जा सकता। साथ में आगे पीछे कोई खड़ा होता है, हमेशा होता है, कभी पेरेंट्स होते, कभी दोस्त होते, कभी कभी रिलेटिव्स भी हो जाते हैं। हाँ होते हैं, रिलेटिव नहीं है, देखो हर रिलेटिव खराब नहीं होता, एक ही दो होते हैं जो आपको ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं, बाकी सब आपका सपोर्ट ही करते हैं। आपको कोई डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आपके पेरेंट्स को बोलता है। ये चीज़ पेरेंट्स हम पे आते हैं। ये ट्रुथ है। तो लेकिन हर रिलेटिव्स भी खराब नहीं होते। अब देख लो, जो जिसको जिसको लेना हो, मुझे क्या। जो जैसा जो ठीक है, तो इस चीज़ को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर आवर पॉडकास्ट। एसपी मैन का यूथ गाइडेंस का ये एपिसोड नंबर 2 आपके साथ कंप्लीटेड होता हुआ, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।